नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलूँगा। इसका कारण आपको मालूम होगा कि कल ही शनिवार को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की जो पार्टी है उनकी एक बड़ी रैली हुई और इस रैली में महाविकास आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार और पूरे जो आज सत्ता में बैठे उन पर बड़ा हमला राज ठाकरे ने किया है। और जो हेडिंग आप देख रहे हैं वो हेडिंग मैंने इसलिए दिया है कि ये बहुत बड़ा फेमस एक फिल्मी डायलॉग है। आपको याद होगा तो कम से कम 40 साल पहले अमर अकबर एंथनी नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन, ये तीनों के यानी जिसको मल्टी स्टार बोलते हैं, ऐसी बहुत सारे हीरो होने वाली एक फिल्म थी, बहुत चली। तो उसमें एक डायलॉग था और शायद ये पहली फिल्म होगी या एक ही फिल्म होगी जिसमें अमिताभ भी मार खाता है, विनोद खन्ना से मार खाता है। ऐसी फिल्म थी जिसमें 3 बिछड़े हुए भाई दिखाए गए थे। शायद आपको मालूम होगा, मैं उतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो पुलिस है विनोद खन्ना, और विनोद खन्ना अमिताभ से लड़ता है। अमिताभ जो गैर कानूनी शराब का धंधा करता है उसको पीटता है, मारता है पुलिस थाने में लेकर। तो उस वक्त कॉमेडी जैसी एक भूमिका अमिताभ ने की थी और उसमें बहुत पीटा जाने के बाद भी अमिताभ विनोद खन्ना जो पुलिस अफसर है उसको पूछता है कि तुमने हमको बहुत मारा, लेकिन हमने एक ही मारा, लेकिन सॉलिड मारा है कि नहीं। ऐसा जो डायलॉग है, बहुत फेमस डायलॉग है, तुमने हमको बहुत मारा, हमने सिर्फ एक मारा लेकिन सॉलिड मारा है कि नहीं। ऐसा वो पूछता है, वो फिल्मी डायलॉग है। ये फिल्मी डायलॉग जो था वो 13 साल पहले, 12-13 साल पहले राज ठाकरे ने उसका उच्चार किया था और बड़ी बात थी उस वक्त। 2009 में राज ठाकरे पहली बार अपनी पार्टी बनाने के बाद चुनाव में उतरे थे और उन्होंने एक बड़ा धक्का शिवसेना और बीजेपी को दिया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाकर उन्होंने मुंबई, ठाणा वगैरह जहाँ कहीं उनकी ताकत थी वहाँ लोकसभा के लिए उम्मीदवार खड़े किए थे। उस उम्मीदवार से कोई भी चुनकर नहीं आया। लेकिन एक बात ये थी कि मुंबई और ठाणा मिलकर जो 10 लोकसभा सीटें होती थी, उस 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ कल्याण की एक, मेरा ख्याल आनंद परांजपे करके शिवसेना के कैंडिडेट थे, वो जीत गए। बाकी जो शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट थे वो बुरी तरह से हार गए थे। एनसीपी के भी 2 कैंडिडेट, यानी मुंबई उत्तर में जिसको बोलते हैं ईशान्य मुंबई, और ठाणा नवी मुंबई, 2 एनसीपी के कैंडिडेट आए थे और 6-7 कांग्रेस के एमपी चुनकर आए थे। ठाणा में हो, पालघर, सब जगह। और बुरी तरह से शिवसेना और बीजेपी हार गई थी और इसका कारण था राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। उन्होंने शिवसेना बीजेपी अलायंस के जो वोट काटे थे, इस कारण शिवसेना बीजेपी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 2009 की बात है, लोकसभा की। तो उस वक्त जब चुनाव के रिजल्ट पूरे आए भी नहीं थे और मुंबई के भी रिजल्ट पूरे नहीं आए थे, लेकिन क्लियर हो गया था कि शिवसेना और बीजेपी मुंबई, ठाणा में बहुत बड़ा मार खा रही है। उस वक्त सबसे पहले अगर मीडिया के सामने कोई आया तो वो राज ठाकरे थे।
मीडिया के सामने आए तब उन्होंने ये अमिताभ का डायलॉग मारा था कि तुमने हमको बहुत मारा, हमने सिर्फ एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, है कि नहीं। ये जो हेडिंग मैंने दिया इसीलिए दिया है। राज ठाकरे की पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन उन्होंने मुंबई थाना में मिलकर शिवसेना बीजेपी का सुपड़ा साफ किया था और उसका फायदा कांग्रेस को हुआ था। तो इसलिए शिवसेना को, या हम कहते हैं उद्धव ठाकरे को जलाने के लिए ही राज ठाकरे ने ये डायलॉग मारा था। उसके बाद विधानसभा का चुनाव 2009 में जब अक्टूबर में आ गया, उस वक्त तो मुंबई में कांग्रेस छोड़कर 2 नंबर की पार्टी मनसे बनी थी। मनसे के 6 एमएलए चुनकर आए थे, बीजेपी के अलायंस में होने के बावजूद बीजेपी के 5 और शिवसेना के सिर्फ 4 एमएलए चुनकर आए थे। सुभाष देसाई जैसे एक तगड़े उम्मीदवार थे, गोरेगांव में हार गए थे। शिवसेना हर जगह मानो हार गई थी, बुरी तरह से हार गई थी। और मुंबई में शिवसेना के 4 और मनसे के 6 एमएलए थे। तो तुमने हमको बहुत मारा, हमने सिर्फ एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, है कि नहीं। ये जो राज ठाकरे का डायलॉग था 2009 का, 13 साल बाद मुझे इसलिए याद आ रहा है कि कल जब उनकी शिवाजी पार्क में रैली हुई, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, तो मुझे वो 13 साल पुरानी याद आ गई कि राज ठाकरे क्या बोले थे। और उसी ढंग से वो तो शुरुआत थी उनकी, राज ठाकरे की जो शुरुआत थी लोकसभा 2009 की, वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने शिवसेना बीजेपी के अलायंस थी उसको हराया था। और कल 2022 में पहली बड़ी रैली राज ठाकरे ने की है, तो मुझे 13 साल पुराने वो उनके डायलॉग की याद आ गई। क्योंकि इस कल की रैली में उन्होंने जो भाषण किया है वो सॉलिड मारा इस तरीके का है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया, जो महाराष्ट्र के आज चीफ मिनिस्टर है। राज ठाकरे ने पवार की बड़ी पोल खोल कर दी है कि पवार साहब ने जो पार्टी बनाई उसके बाद ही महाराष्ट्र में कम्युनल पॉलिटिक्स, जात पात की राजनीति शुरू हो गई। इतना डायरेक्ट अटैक पवार साहब पर किया, उद्धव ठाकरे पर तो किया ही कि मुझे ही अरेस्ट करो, ऐसे बात करते हो तो अपनी फैमिली, अपने परिवार को बीएमसी में जाने से बंद करो, रोको। ये ओपन चैलेंज होता है दोस्तों। देखो, ये बात अभी भी किसने नहीं कही थी, जो राज ठाकरे ने कही है। पिछले हफ्ते की बात है, मेरे परिवार को हाथ लगाने से पहले मुझे ही अरेस्ट करो, मुझे उठा लो, ऐसा चैलेंज सेंट्रल एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उद्धव ठाकरे में विधानसभा में भाषण करते हुए चैलेंज किया था। उसको जवाब, पॉलिटिकल जवाब भी देते वक्त किसी ने इतना ओपनली पवार ठाकरे फैमिली पर, ठाकरे पवार परिवार पर हमला नहीं किया था, जो खुद उस परिवार के होने के बावजूद राज ठाकरे ने कल किया। मुख्यमंत्री कहते कि मुझे ही अरेस्ट करो, मेरी फैमिली को क्यों सता रहे हो, मुझे ही अरेस्ट करो। तो अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो बीएमसी में लेन देन के मामले आपके फैमिली के लोग, आपके परिवार के लोग कर रहे हैं, उनको रोको। ये ओपन चैलेंज था। अभी भी ईडी हो, बीजेपी हो, अपोजिशन हो, कोई भी हो, उन्होंने डायरेक्टली ठाकरे परिवार के तरफ उंगली नहीं उठाई थी। राज ठाकरे ने कल गुड़ी पाड़वा का जो मुहूर्त था, उस वक्त अपनी नई शुरुआत करते वक्त डायरेक्टली अपने ही फैमिली पर, अपने रिश्तेदारों पर उंगली उठाई है। क्योंकि राज ठाकरे तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई है। शिवसेना में दोनों एक साथ इनकी लीडरशिप डेवलप हुई। जब उद्धव ठाकरे से इनकी जमी नहीं, या उद्धव ठाकरे की जो ग्रुप है, उन्होंने राज ठाकरे को बहुत सताया,
तो वो बाहर निकल गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, लेकिन फिर भी वो परिवार का एक हिस्सा है। और ये परिवार परिवार मैं क्यों बोल रहा हूँ, आजकल जो संजय राउत अपनी जबान लंबी करके बातें करते, ये लोकप्रभा नाम के इंडियन एक्सप्रेस के एक वीकली में काम करते थे। वो छोड़कर सामना में एडिटर बनने के लिए संजय राउत जब निकले, उस वक्त उन्होंने आखिरी जो काम किया था लोकप्रभा वीकली में, तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे का एक इंटरव्यू लोकप्रभा के लिए लिया था, और उसमें उन्होंने ये दोनों भाइयों का झगड़ा है उस पर भी सवाल पूछा था बाला साहब को, संजय राउत ने। तो उस लोकप्रभा के इंटरव्यू में जो संजय राउत ने लोकप्रभा में छपवाया था, उस वक्त उन्होंने एक सवाल इंटरव्यू के लिए, मुलाकात के लिए बाला साहब से पूछा था कि आपका भतीजा और आपका बेटा शिवसेना की राजनीति में अधिक्षेप कर रहे, गड़बड़ कर रहे, घुस रहे अंदर, ये शिवसेना के काम में क्या लीडर बन चुके? ये सवाल संजय राउत ने पूछा था, और बाला साहब ने बोला था बिल्कुल नहीं, शिवसेना के राजनीति में उद्धव या राज कुछ नहीं कर रहे, वो मैं जो शिवसेना चला रहा हूं उसको मदद कर रहे हैं। 92 की बात कर रहा हूं मैं, 30 साल पहले की। लोकप्रभा के इंटरव्यू में बाला साहब बोलते हैं कि वो दोनों, मेरा भतीजा और मेरा बेटा, क्लेरिकल हेल्प कर रहे हैं मुझे, जो कागजात आते हैं, जो इंफॉर्मेशन आती है, उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद वो मुझे मेरे हाथ में थमा देते, वो मुझे क्लेरिकल हेल्प कर रहे, राजनीति में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर रहे। और अगर झगड़े पर ये आ जाए, अगर राजनीति में इनका झगड़ा भी हो जाए, तो दोनों राजनीति छोड़ देंगे लेकिन परिवार नहीं तोड़ेंगे। ये लोकप्रभा में संजय राउत ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें बाला साहब ने बताया था, और लोकप्रभा में बाकायदा छप कर आया। आज क्या है, ये दोनों परिवार तो तोड़कर निकल गए और राजनीति में एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े हो गए। और एक बात है कि ये राजनीति छोड़ेंगे लेकिन परिवार नहीं तोड़ेंगे, ये तो बाला साहब ने दिया हुआ वचन था, संजय राउत को दिया हुआ वचन था। क्या उद्धव ने पाला? क्या राज ने पाला? ये अमित शाह के वचन की बात करते हैं। अमित शाह ने आश्वासन दिया, बोल रहे थे आपके पिताजी ने जो वचन दिया था उसका क्या हुआ? उद्धव जी, इसका जवाब देना जरूरी है, इसका जवाब देना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राज ठाकरे परिवार से ही है, लेकिन परिवार पर ही उंगली उठा रहे हैं। और ये बात पहली करने वाला भी अगर कोई अपोजिशन का है तो वो ठाकरे परिवार से ही है। और अकेले परिवार ठाकरे परिवार की बात नहीं है। राज ठाकरे ने सीधे सीधे पवार साहब पर भी उंगली उठाई है। 99 में जब एनसीपी की स्थापना हो गई, तो एनसीपी के स्थापना के बाद महाराष्ट्र में कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो गया। जात पात की राजनीति पवार साहब ने शुरू कर दी। मराठा, ब्राह्मण, ये वो, ओबीसी, ये जो राजनीति है, समाज में टुकड़े बनाने की कोशिश, समाज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश और प्रयास एनसीपी पार्टी बनने के बाद शुरू हुआ। ये भी आरोप राज ठाकरे ने कल की रैली में किया। ऐसे तो उन्होंने पहले भी बोल दिया था, पुणे में एक भाषण करते वक्त वो बोले थे, लेकिन कल वो विस्तार से उस पर उन्होंने बात की कि पवार ने महाराष्ट्र में जात पात की राजनीति शुरू की। कास्ट पॉलिटिक्स जो है महाराष्ट्र का, उसकी शुरुआत पवार साहब ने की। इनकी पार्टी बनने के बाद ही शुरू हो गया। और ये निशाना इतना सही और सटीक था कि खुद पवार को सामने आकर उसका खुलासा करना पड़ा है। अभी राज ठाकरे के भाषण को या रैली को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए,
तो शरद पवार साहब मीडिया के सामने आ गए और क्या बोलते कि देखो मैंने तो ऐसा नहीं किया है, मेरे पार्टी में तो सब अलग अलग जाति के लोग हैं। भुजबल तो माली समाज के थे, ओबीसी थे, मधुकर पिचड़ जो थे वो तो आदिवासी थे, फिर ये इस जात का था, वो उस जात का था। वो खुद जातियां बता रहे पवार साहब मैदान में, सामने से आकर पवार साहब क्या बता रहे हैं, देख रहे हैं ना क्या बता रहे हैं पवार साहब कि अपनी पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करती। इसका खुलासा करने के लिए पवार साहब को सामने आना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा और उसकी डिटेल्स तक देनी पड़ी। इसका मतलब ही सीधा है कि राज ठाकरे का जो तीर था वो ठीक निशाने पर लगा है। और इसलिए मैंने बोला कि मुझे 13 साल पहले उनका ही अमिताभ का जो डायलॉग राज ठाकरे ने मारा था उसकी याद आ गई कि तुमने हमको बहुत मारा, हमने सिर्फ एक मारा लेकिन सॉलिड मारा, है कि नहीं। इसका कारण भी है दोस्तों, ये सरकार बनने के बाद और पिछले विधानसभा चुनाव होने के बाद राज ठाकरे मान लो मौन व्रत धारण करके बैठ गए थे, बोलते नहीं थे। उसके बाद तो कोरोना आ गया, पब्लिक लाइफ भी बंद हो गई थी, तो 2 साल चुप बैठे थे और अब वो शुरू हो गए। तो शुरुआत में ही उन्होंने जो हमला किया है उसका निशाना कहां कहां पर पहुंचा है। संजय राउत भड़क गए, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो खुद लोकसभा की मेंबर है वो रिएक्ट हो रही है, बहुत सारी पार्टियां रिएक्ट हो रही है। अकेली बीजेपी राज के समर्थन में बात खुली है। ये भी समझना पड़ेगा कि 2019 की लोकसभा चुनाव में 3 साल पहले बीजेपी मोदी एनडीए की धज्जियां उड़ाने वाले राज ठाकरे फिर से उनके नजदीक क्यों जा रहे हैं, ये अलग मामला है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका भी कारण है। आज वो क्या कर रहे हैं इस पर अगर हम देखें कि वो बीजेपी के पास जाए या बीजेपी, ये तो जलील की बात हो गई, इम्तियाज जलील की। राज ठाकरे को आप बीजेपी की बी टीम बोलोगे तो आप उसको लेने वाले हो अपने साथ। क्या उद्धव ठाकरे कभी राज ठाकरे को अपने साथ लेने वाले, मनसे को अलायंस में ले, महाविकास आघाड़ी में लेने वाले? क्या पवार साहब राज ठाकरे को अपने साथ लेने वाले? राज ठाकरे बीजेपी की भाषा बोलते, वो जब कांग्रेस और एनसीपी की भाषा बोलते थे, लाओ रे तो वीडियो 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्या उसके बाद विधानसभा चुनाव में मनसे को कांग्रेस और एनसीपी ने साथ लिया था? अगर नहीं लिया था तो वो किसकी भाषा बोलते, उससे मतलब क्या है? जब आपकी भाषा बोलते थे तब भी उसको आपने साथ में नहीं लिया, तो आज वो बीजेपी की भाषा बोले या और किसकी भी भाषा बोले, ये एनसीपी या कांग्रेस का या शिवसेना का मामला नहीं रहता, वो अपनी भाषा बोल सकते। अगर बीजेपी की भाषा बोलने वाली शिवसेना आज एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा सकती है, तो राज ठाकरे मन से बीजेपी की भाषा क्यों नहीं बोलेगा? लेकिन कुछ भी हो, एक मीटिंग ले ली राज ठाकरे ने, मुझे बाला साहब की याद आती है, तो बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन 2-3 महीने के बाद या महीने में एक आध बार बाला साहब एक ही मीटिंग लेते थे और सबका सुबड़ा साफ कर देते थे, और वो खुद बोलते थे कि 100 सोनार की एक लोहार की। राज ठाकरे की कल की मीटिंग इसलिए बाला साहब से तुलना करने जैसी ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए मैंने वो उनका ही अमिताभ का जो डायलॉग 2009 में राज ठाकरे ने बोला था उसकी याद आ गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।